हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 16। आइए देखते हैं चैप्टर 16 की तीसरी हेडिंग, पाचित उत्पादों का अवशोषण। पाचित उत्पादों का अवशोषण कहाँ पे होता है, इसके बारे में आइए डिटेल में समझते हैं। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों देखते हैं पाचित उत्पादों का अवशोषण। अवशोषण क्या होता है? अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद यांत्रिक म्यूकोसा से निकलकर रक्त या लसिका में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो अवशोषण जो है वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन होने के बाद जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनका यांत्रिक म्यूकोसा से निकलकर रक्त में या फिर लसिका में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो सभी पदार्थ जो हैं वे रक्त में नहीं पहुंच जाते हैं। कुछ पदार्थ होते हैं जो लसिका के माध्यम से पहुंचते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखा जाएगा कि लसिका के माध्यम से कौन से पदार्थ हैं जो पहुंचते हैं। ठीक है, जिसमें वसा आता है। वसा जो है, वसा गोलिकाएं जो होती हैं वे लसिका के माध्यम से चले जाते हैं, जबकि अन्य चीजें जो होती हैं वे रक्त के माध्यम से पहुंचते हैं शरीर में। ठीक है, तो अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद यांत्रिक म्यूकोसा से निकलकर रक्त या लसिका में प्रवेश करते हैं। ठीक है, यह निष्क्रिय, सक्रिय अथवा सुसाध्य परिवहन क्रियाविधि द्वारा संपादित होता है। ठीक है, यह जो अवशोषण हो रहा है, यह अवशोषण जो है वह निष्क्रिय रूप से भी होता है, सक्रिय रूप से भी होता है अथवा सुसाध्य परिवहन के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, निष्क्रिय रूप में ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है, जबकि सक्रिय रूप में ऊर्जा की जरूरत होती है अवशोषण के लिए। और सुसाध्य परिवहन में अवशोषण होने के लिए प्रोटीन जो है मदद करते हैं। वाहक प्रोटीन जो कैरियर प्रोटीन होते हैं वे मदद करते हैं अवशोषण में, इसे सुसाध्य परिवहन कहा जाता है। निष्क्रिय परिवहन में ऊर्जा खर्च नहीं करना पड़ता है, अपने आप जो है अवशोषण हो जाता है, जबकि सक्रिय परिवहन में ऊर्जा खर्च करके अवशोषण संपन्न किया जाता है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 16 की तीसरी हेडिंग, पाचित उत्पादों का अवशोषण के बारे में। ठीक है, तो अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद यांत्रिक म्यूकोसा से निकलकर रक्त या लसिका में प्रवेश करते हैं। यह निष्क्रिय, सक्रिय अथवा सुसाध्य परिवहन क्रियाविधियों द्वारा संपादित होता है। ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, क्लोराइड आयन आदि की थोड़ी मात्रा सरल विसरण प्रक्रिया द्वारा रक्त में पहुंच जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, क्लोराइड आयन की थोड़ी मात्रा जो है वह सरल विसरण प्रक्रिया द्वारा रक्त में पहुंच जाती है। इन पदार्थों का रक्त में पहुंचना सांद्रण प्रवणता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो सरल विसरण प्रक्रिया के माध्यम से रक्त में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, क्लोराइड आयन पहुंच रहे हैं, यह निर्भर करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर, सांद्रण प्रवणता पर यह निर्भर करता है। इन पदार्थों का रक्त में पहुंचना सांद्रण प्रवणता अर्थात कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर निर्भर है। हालांकि ग्लूकोज और एमिनो एसिड जैसे कुछ पदार्थ वाहक प्रोटीन की मदद से अवशोषित होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ग्लूकोज और एमिनो एसिड जो हैं, ऐसे पदार्थ जो हैं वे कैरियर प्रोटीन, वाहक प्रोटीन की मदद से अवशोषित होते हैं। इस क्रियाविधि को सुसाध्य परिवहन कहते हैं। ठीक है, तो सुसाध्य परिवहन में आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज और एमिनो एसिड जो हैं वे वाहक प्रोटीन की मदद से अवशोषित होते हैं। ठीक है, तो अवशोषण क्या है? अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद यांत्रिक म्यूकोसा से निकलकर रक्त या लसिका में प्रवेश करते हैं। यह निष्क्रिय, सक्रिय और सुसाध्य परिवहन क्रियाविधि द्वारा संपादित होता है। ठीक है, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, क्लोराइड आयन आदि की थोड़ी मात्रा सरल विसरण प्रक्रिया द्वारा रक्त में पहुंच जाती है। इन पदार्थों का रक्त में पहुंचना सांद्रण प्रवणता पर निर्भर करता है। हालांकि ग्लूकोज और अमीनो एसिड जैसे कुछ पदार्थ वाहक प्रोटीन की मदद से अवशोषित होते हैं। इस क्रियाविधि को सुसाध्य परिवहन कहते हैं।
ठीक है। जल का परिवहन जो है वह परासरणी प्रवणता पर निर्भर करता है। जल का परिवहन परासरणी प्रवणता पर निर्भर करता है। सक्रिय परिवहन सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध होता है, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो जल का परिवहन जो है वह परासरणी प्रवणता पर निर्भर करता है, जबकि सक्रिय परिवहन जो है वह सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध होता है, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। विभिन्न पोषक तत्व जैसे कि एमिनो अम्ल, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड और सोडियम आयन का रक्त में अवशोषण इसी क्रियाविधि द्वारा होता है। ठीक है। तो जल का परिवहन जो है वह परासरणी प्रवणता पर निर्भर करता है। सक्रिय परिवहन जो है वह सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध होता है। सक्रिय परिवहन जो है वह सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध होता है और जिसके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। विभिन्न पोषक तत्व जैसे कि एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, सोडियम आयन का रक्त में अवशोषण इसी क्रियाविधि द्वारा होता है। ठीक है। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल अविलेय होने के कारण, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल जो होते हैं वे अविलेय होते हैं, रक्त में अवशोषित नहीं हो पाते हैं। वसा और ग्लिसरॉल जो हैं वे रक्त में अवशोषित नहीं हो पाते हैं क्योंकि ये अविलेय होते हैं। सर्वप्रथम वे विलेय सूक्ष्म बूंदों में समाविष्ट होकर आंतरिक म्यूकोसा में चले जाते हैं, जिन्हें मिसेल कहते हैं। ठीक है। तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल जो हैं सबसे पहले विलेय सूक्ष्म बूंदों में समाविष्ट होकर आंतरिक म्यूकोसा में चले जाते हैं, जिन्हें मिसेल कहा जाता है। ये यहाँ प्रोटीन आश्रित सूक्ष्म वसा गोलिकाओं में पुनः संचरित होकर, ठीक है, तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल जो हैं अविलेय होने के कारण रक्त में अवशोषित नहीं होते हैं। फिर इनका अवशोषण कैसे होता है? तो ये सर्वप्रथम ये विलेय सूक्ष्म बूंदों में समाविष्ट होकर, तो सबसे पहले जो है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल विलेय सूक्ष्म बूंदों में समाविष्ट होकर आंतरिक म्यूकोसा में चले जाते हैं, आंतरिक म्यूकोसा में चले जाते हैं, जिन्हें मिसेल कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक प्रोटीन आस्तरित सूक्ष्म वसा गोलिका में पुनः संरचित होकर अंकुरों की लसिका वाहिनियों में चले जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पहुँचने पर इन पर प्रोटीन का आस्तरित किया जाता है, इन पर प्रोटीन का लेयर चढ़ाया जाता है। फिर यह सूक्ष्म वसा गोलिका जो है संरचित होकर लसिका वाहिनियों में चले जाते हैं। ठीक है। जो अंकुर होते हैं, विलाई होते हैं, उनमें जो लसिका वाहिनी है उनमें ये चले जाते हैं। तो लसिका वाहिनियों के द्वारा अवशोषण जो है किसका होता है? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का। डायरेक्ट अवशोषण नहीं है। सबसे पहले यह सूक्ष्म बूंदों में, विलेय सूक्ष्म बूंदों में परिवर्तित होते हैं और आंतरिक म्यूकोसा के पास पहुंचते हैं, जिन्हें मिसेल कहा जाता है। फिर यहाँ पर इन पर प्रोटीन का एक लेयर चढ़ता है, प्रोटीन आस्तरित होते हैं और यह सूक्ष्म वसा गोलिका को पुनः, यह सूक्ष्म वसा गोलिकाएं जो हैं वे पुनः संरचित होकर अंकुरों की लसिका वाहिनियों में चले जाते हैं। ये लसिका वाहिकाएं अंततः अवशोषित पदार्थों को रक्त प्रवाह में छोड़ देती हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अंत में यह ब्लड फ्लो में आ जाते हैं, रक्त प्रवाह में आ जाते हैं, लेकिन यह डायरेक्ट रक्त प्रवाह में नहीं पहुंचते हैं। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल पहले यह लसिका वाहिनियों में पहुंचते हैं, फिर ये लसिका वाहिनियां जो हैं अंततः अवशोषित पदार्थ को रक्त प्रवाह में छोड़ देती हैं। ठीक है। पदार्थों का अवशोषण, पदार्थों का जो अवशोषण है वह हारनाल के विभिन्न भागों जैसे कि मुख, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में होता है। पदार्थों का अवशोषण जो है वे आहार नाल के विभिन्न भागों में जैसे कि मुख में भी होता है, आमाशय में भी, छोटी आंत में और बड़ी आंत में होता है। परंतु सबसे अधिक अवशोषण जो है छोटी आंत में होता है। पदार्थों का सबसे अधिक अवशोषण जो है वह छोटी आंत में होता है। ठीक है। तो आप पढ़ रहे हैं पाचित उत्पादों का अवशोषण के बारे में। आपको बताया गया कि अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद आंतरिक म्यूकोसा
ठीक है, यांत्रिक म्यूकोसा से निकलकर रक्त या लसिका में प्रवेश करते हैं और यह निष्क्रिय सक्रिय अथवा सुसाध्य परिवहन क्रिया विधियों द्वारा संपादित होता है। ठीक है, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, क्लोराइड आयन आदि की थोड़ी मात्रा सरल विसरण प्रक्रिया द्वारा रक्त में पहुंच जाती है। इन पदार्थों का रक्त में पहुंचना सांद्रण प्रवणता पर निर्भर करता है। हालांकि ग्लूकोज और अमीनो एसिड जैसे कुछ पदार्थ प्रोटीन वाहक की मदद से अवशोषित होते हैं, इस क्रियाविधि को सुसाध्य परिवहन करते हैं। ठीक है, जल का परिवहन जो है परासरणी प्रवणता पर निर्भर करता है। सक्रिय परिवहन जो है सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध होता है, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विभिन्न पोषक तत्व जैसे कि अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, सोडियम आयन का रक्त में अवशोषण इसी क्रियाविधि के द्वारा होता है, सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है। ठीक है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल अविलेय होने के कारण रक्त में अवशोषित नहीं हो पाते हैं। सर्वप्रथम वे विलेय सूक्ष्म बूंदों में समाविष्ट होकर आंतरिक म्यूकोसा में चले जाते हैं, जिन्हें मिसेल कहते हैं। ये यहाँ प्रोटीन आस्तरित सूक्ष्म वसा गोलिका में पुनः संरचित होकर अंकुरों की लसिका वाहिनियों में चले जाते हैं। ये लसिका वाहिकाएं अंततः अवशोषित पदार्थ को रक्त प्रवाह में छोड़ देती है। ठीक है, पदार्थों का अवशोषण आहार नाल के विभिन्न भागों जैसे कि मुख, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में होता है, परंतु सबसे अधिक अवशोषण जो है छोटी आंत में होता है। ठीक है, अवशोषण सारांश अर्थात अवशोषण स्थल और पदार्थ तालिका 16.1 में दिया गया है। तो आप देखें यहाँ पे तालिका 16.1 बना हुआ है, जिसमें यहाँ पे सारांश को दिया गया है, कौन पदार्थ कहाँ अवशोषित होते हैं इसके बारे में यहाँ दिया गया है। पाचन तंत्र के विभिन्न भागों में अवशोषण का सारांश, जैसे पहला है आपका मुख। मुख में किसका अवशोषण होता है? तो मुख में जो है कुछ औषधियाँ जो मुख और जीहा के निचली सतह के म्यूकोसा के संपर्क में आती हैं, वे आस्तरित करने वाली रुधिर कोशिकाओं में अवशोषित हो जाती हैं। ठीक है, तो कुछ औषधियाँ जो होती हैं वह मुख और जीभ के निचली सतह के म्यूकोसा के संपर्क में जब आती हैं तो वे वहाँ पर ढकी हुई, वे वहाँ पर आस्तरित करने वाली रुधिर कोशिकाओं में अवशोषित हो जाती हैं। ठीक है, आमाशय में जल, सरल शर्करा, अल्कोहल आदि का अवशोषण आमाशय में संपन्न होता है। जल, सरल शर्करा, अल्कोहल आदि का अवशोषण जो है आमाशय में संपन्न होता है। छोटी आंत में पोषक तत्वों के अवशोषण का प्रमुख अंग है छोटी आंत। ठीक है, पोषक तत्वों का अवशोषण जो है प्रमुख रूप से छोटी आंत में होता है, यह उसका प्रमुख अंग है। यहाँ पर पाचन की क्रिया पूरी होती है और पाचन के अंतिम उत्पाद जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वसी अम्ल, ग्लिसरॉल और एमिनो अम्ल का म्यूकोसा द्वारा रक्त प्रवाह और लसिका में अवशोषण होता है। ठीक है, फिर आता है बड़ी आंत में अवशोषण। तो बड़ी आंत में जल, कुछ खनिज और औषधियों का अवशोषण होता है। ठीक है, तो बड़ी आंत में जो अवशोषण है वह जल, कुछ खनिज और औषधियों का अवशोषण होता है। ठीक है, यह पाचन तंत्र के विभिन्न भागों में अवशोषण का सारांश आपने देखा कि मुख में किसका अवशोषण होता है। इसमें आपने देखा कि मुख में कुछ औषधियों जो मुख और जीभ के निचली सतह के म्यूकोसा के संपर्क में आती हैं, वे आस्तरित करने वाले रुधिर कोशिकाओं में अवशोषित हो जाते हैं। जबकि आमाशय में जल, सरल शर्करा, अल्कोहल आदि का अवशोषण होता है। छोटी आंत जो है वह पोषक तत्वों के अवशोषण का प्रमुख अंग है। यहाँ पर पाचन क्रिया पूरी होती है और पाचन के अंतिम उत्पाद जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वसी अम्ल, ग्लिसरॉल और अमीनो अम्ल का म्यूकोसा द्वारा रक्त प्रवाह और लसिका में अवशोषण होता है। बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत में जल, कुछ खनिज और औषधि का अवशोषण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था पाचन तंत्र के विभिन्न भागों में अवशोषण का सारांश। आइए आगे देखते हैं स्वांगीकरण क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है। अवशोषित पदार्थ, जो भी पदार्थ अवशोषित किए गए हैं, चाहे मुख के द्वारा, चाहे आमाशय के द्वारा, चाहे छोटी आंत के द्वारा, चाहे बड़ी आंत के द्वारा,
अवशोषित पदार्थ अंत में ऊतकों में पहुंचते हैं। अवशोषित पदार्थ जो हैं वे अंत में ऊतकों में पहुंचते हैं, जहां वे विभिन्न क्रियाओं के उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो अवशोषित पदार्थ अंत में ऊतकों में पहुंचते हैं, जहां वे विभिन्न क्रियाओं के उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो एसिमिलेशन, स्वांगीकरण क्या होता है? इसमें आपने देखा कि जो भी अवशोषित पदार्थ होते हैं वे अंत में ऊतक में पहुंचते हैं और वहां पे वे विभिन्न क्रियाओं में उपयोग में लाए जाते हैं। इसी प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे देखें, पाचक अवशिष्ट। ठीक है, जो नहीं पच पाया है उसका क्या भविष्य है? ठीक है, जो अपचित पदार्थ हैं हमारे भोजन का, उसका क्या भविष्य है? तो जो पाचक अवशिष्ट हैं वे मलाशय में कठोर होकर संबद्ध मल बन जाता है। ठीक है, पाचक अवशिष्ट जो हैं पचने के बाद जो इनका अवशोषण नहीं हुआ है, जो बच गए हैं, ठीक है, तो पाचक अवशिष्ट मलाशय में कठोर होकर संबद्ध मल बन जाता है, जो तांत्रिक प्रतिवर्ती, ठीक है, जो तांत्रिक प्रतिवर्ती क्रिया को शुरू करता है, जिससे मल त्याग की इच्छा पैदा होती है। ठीक है, तो पाचक अवशिष्ट जो है वह मलाशय में कठोर होकर संबद्ध मल बन जाता है, जो तांत्रिक प्रतिवर्ती, ठीक है, न्यूरल रिफ्लेक्स क्रिया को शुरू करता है, जिससे मल त्याग की इच्छा पैदा होती है। मल द्वार से मल का बहिक्षेपण एक ऐच्छिक क्रिया है। ठीक है, मल द्वार से मल का बाहर निकलना, मल का बहिक्षेपण एक ऐच्छिक क्रिया है, जो एक बृहत क्रमाकुंचन गति से पूरी होती है। ठीक है, तो मल द्वार से मल का बहिक्षेपण एक ऐच्छिक क्रिया है, जो एक बृहत क्रमाकुंचन गति से पूरी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका पाचित उत्पादों का अवशोषण के बारे में। थैंक यू।